Hello guys, I hope you all are doing well. Yes guys, सीए फाउंडेशन जून 23 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स का लेक्चर लेके आ गया हूँ मैं गाइस। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स है गाइस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स दिस टाइम जो जून 23 एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। यस, बारी बारी गाइस एक एक अमेंडमेंट के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। एक अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट के अंदर भी है जो ऑलरेडी हमने क्लास में अपने ऑफलाइन क्लास में तो डिस्कस किया ही था, बट यस यहाँ पे भी मैं उसको कवर कर लूंगा। अभी सीधा अमेंडमेंट्स पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम में कैसे अपीयर होते हैं किस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसकी टिप भी मैं आपको दूंगा। सीधा चलते हैं अपन अमेंडमेंट के साथ। पुराना प्रोविजन क्या था, उसके सामने क्या नया प्रोविजन आया है एंड क्या चेंज है, ये सारी बातें मैं आपके साथ आज करने वाला हूँ। एंड यस, ये जो भी मैं यहाँ पे बाजू में लिखूंगा कोई अमेंडमेंट या कोई एक्सप्लेनेशन, सो अगर आपको ये नोट भी चाहिए, ये नोट्स एंड ऑल, सो आप मुझे पिंग कर सकते हो। राइट। यस गाइस, सबसे पहले अपन वहाँ पे कवर करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, LLP Act, right? Limited Liability Partnership Act 2008. Yes, guys. So, if we talk about this, guys, so ये LLP Act 2008 जो आपका है बेटा, so जहां जहां पे इन्होंने सबसे पहला क्लेरिफिकेशन डाला कि जहां जहां पे LLP एक्ट के अंदर इन्होंने जिक्र किया था एज ए कंपनीज एक्ट, वर्ड्स एंड फिगर्स कंपनीज एक्ट 1956 के डाले थे, वहां पे बोला कि भैया हमने हर जगह पे अभी कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा कर दिया है। कहीं पे भी उन्होंने, बिकॉज ये LLP एक्ट जो है गाइस, इस LLP एक्ट के अंदर उन्होंने काफी सारी जगह पे रेफरेंस दे रखा था कंपनीज एक्ट का। राइट, बट यस अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया था। सो अभी इन्होंने यहाँ पे पहले अमेंडमेंट के अंदर ये क्लेरिफाई किया है बच्चों कि अभी यहाँ पे जहां जहां पे कंपनी से 1956 हमने डाला था, रेफरेंस दिया था, सो नाउ यू कैन रीड इट एज कंपनीज एक्ट 2030। समझ गए? सो यस, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेटरी अमेंडमेंट है गाइस, राइट? इसका कोई इफेक्ट एज सच नहीं होगा, बट यस डेफिनेटली कंपनीज एक्ट 2013 में और 1956 में काफी सारा चेंज है। सो उस हिसाब से वो डेफिनेटली आपको इफेक्टिव होने वाला है। यस गाइस, अभी जैसे कि मैं आपको बोलूं बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन जो आपके LLP एक्ट के अंदर हुआ करता था बेटा, सो ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया था, इट मींस अ कंपनी, पहले अर्लियर अंडर सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 1956। राइट, अभी पहला ही अमेंडमेंट बेटा इटसेल्फ बोलता है कि जहां जहां पे 1956 था हमने चेंज करके 2013 किया है। देन यस, यहाँ पे भी बेटा इन्होंने वही चीज की कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, जो जहां पे सेक्शन 3 का रेफरेंस हुआ करता था बेटा, अभी ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 के डेफिनेशन का रेफरेंस इन्होंने दे दिया है। एंड यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई किया। राइट, वही चीज, वही वही की वही चीज है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने बोला कि भैया इसके अंदर जो LLP है इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है वो आ जाएगी, मतलब कि बेटा यहाँ पे कवर हो जाएगी इंडियन LLP, यहाँ पे कवर हो जाएगी ऐसी LLP जो इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन में। सो यस, ये फॉरेन LLP भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। एंड यस डेफिनेटली ऊपर इन्होंने कंपनीज के बारे में बताया है, इट मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दीज एक्ट एंड इंक्लूड्स, मतलब कि बेटा इन्होंने कवर कर दिया है इंडियन कंपनी को एज वेल एज फॉरेन कंपनी को। सो बहुत सिंपल सी बात हो गई गाइस, बॉडी कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो इंडिया की कंपनी, आउटसाइड इंडिया की कंपनी, इंडिया की LLP, आउटसाइड इंडिया की LLP, ये सारे लोग बेटा बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंसीडर हो जाएंगे ये सेक्शन के हिसाब से। समझ गए? सेक्शन 2 क्लॉज D के हिसाब से। राइट, अभी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया जो पहले भी था बेटा कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हम नहीं करेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड, तो यस गाइस, सोल प्रोप्राइटरशिप और वी कैन से कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ उसको अपन कवर नहीं करेंगे, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, राइट, एक्सेप्ट जो 220 में है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एक एक्सेप्शन रहेगा। राइट, इसको मैं गोल्डन कर रहा हूँ गाइस आपके लिए, समझना। राइट, बट यस एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे ऑफिशियल गजेट के अंदर। सो यस, ये डज नॉट इंक्लूड लिखा बेटा, डज नॉट इंक्लूड मतलब दीज आर नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट।
ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, समझिएगा इस, राइट। सो यस, छोटा सा चेंज। पहले यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया था बेटा, सेक्शन 3 का, जो यहाँ पे चेंज करके उन्होंने क्लॉज 2, वहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 20 कर दिया है, राइट। छोटा सा एक अमेंडमेंट बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर उन्होंने अच्छा वाला एक क्लेरिफिकेशन दिया, एज वेल एज उन्होंने एक जगह बना ली है सो दैट जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। समझ रहे, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है वैसे देखने जाओ तो। पहले बेटा बिजनेस के डेफिनेशंस के अंदर आप कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ आता था, इतना सिंपल सा डेफिनेशन था। ये तो इन्होंने रखा ही है बेटा एज इट इज, समझना, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज है। बट इन्होंने बोला एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड, मीनिंग दर बाय बेटा, ये इस तरीके से चेंज करने का मतलब समझिए आप कि अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्कुलर इशू कर देना कि भैया हम मना कर रहे हैं कि ये 1 2 3 4, ये 4 लोग ये पर्पस करने के लिए, 4 बिजनेस करने के लिए, समझना, ये 4 बिजनेस करने के लिए आप एलएलपी नहीं खोल सकते। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा ऑलरेडी अथॉरिटी ले ली है। समझना का इस 13 अगस्त 2021 का ये जो अमेंडमेंट आया था बेटा, 13 अगस्त, जो आपके जून 23 एग्जाम्स में ये एप्लीकेबल होगा। समझिए। सो यस गाइस, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये अथॉरिटी ले ली है बिजनेस का डेफिनेशन ऑल्टर करके, जिसमें गवर्नमेंट चाहे वो एक्टिविटी को नोटिफिकेशन इशू करके एक्सक्लूड कर सकता है। देन यस, जब कभी भी गवर्नमेंट बेटा ऐसा सर्कुलर इशू करेगा तो वो वाली एक्टिविटीज के लिए आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओपन नहीं कर सकते। समझना गाइस, राइट। सो यस, एक्सेप्शंस यहाँ पे डाला हुआ है। तो लेट्स से गाइस आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है कि सो एंड सो पर्सन वांट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एक्टिविटी के लिए वो एक्टिविटी के लिए सर्कुलर इशू किया है कि भैया इस चीज को हम एलएलपी के लिए अलाउ नहीं करेंगे। देन एडवाइस, क्या वो पर्सन वो वाली एक्टिविटी के लिए एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? देन द आंसर इज नो। वहां पे आपको गाइस प्रोविजंस जब आप लिखोगे उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, तो वहां पे आपको बिजनेस की डेफिनेशन का रेफरेंस देना है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी को एक्सक्लूड कर सकता है रे बाबा। क्या कर सकता है? एक्सक्लूड कर सकता है, समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सो ये आपका सेकेंड अमेंडमेंट गाइस। आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है, सो दैट अपन स्पीड में जो भी अमेंडमेंट वाला पार्ट है गाइस उसको कवर करते हुए थोड़ा सा स्पीड में इसको कंक्लूड करेंगे। यस गाइस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एंड मुझे ऐसा लगता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आईसीएआई पूछेगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड यस, ये बेटा स्मॉल एलएलपी के लिए अमेंडमेंट, स्मॉल एलएलपी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। स्मॉल कंपनी तो बेटा हुआ ही करती थी सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। अभी बेटा स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन यहाँ पे डाला है, स्मॉल एलएलपी, समझिए। यहाँ पे इसने बोला स्मॉल एलएलपी हम किसको बोलेंगे, तो बोला छोटू एलएलपी बेटा, जैसे हम छोटू कंपनी पढ़ा करते थे, राइट। मेरे कंपनी सेक्ट के सेशंस अगर आपने देखे हो तो आपको पता चलेगा बेटा कि वैसे ही ये बेटा स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट इन्होंने डाला। यहाँ पे बोला इट मींस एन एलएलपी, एलएलपी देखो ना, ये बेटा एक ऐसा एलएलपी जिसका अंदर बेटा द कंट्रीब्यूशन डस नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट, बट वो बढ़ा के कितना कर सकते हैं, अभी किया नहीं है बेटा हायर अमाउंट, राइट। ये हायर अमाउंट तो इन्होंने किया नहीं है, बट अगर वो चाहे तो बढ़ा के 5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, 5 करोड़ तक, राइट। डज नॉट एक्सीड, यहाँ पे हम याद रखेंगे बेटा 25 लाख रुपए। फिर बेटा इन्होंने बताया टर्नओवर, टर्नओवर के लिए इन्होंने जो लिमिट रखा है वो यहाँ पे उन्होंने बोला एज पर दी, जो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करते हो, राइट, डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज। ओह वाह। बट यस, वो चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं बेटा, बढ़ा के वो लोग कर सकते हैं 50 करोड़ रुपीज, 50 करोड़। अभी किया नहीं है बेटा, समझिए। हाँ, जैसे आपको मालूम हो तो स्मॉल कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर भी बेटा डेफिनेशन हुआ करती थी, राइट, वैसे ही बेटा यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गया है। सो यस, यहाँ पे सिंपली हम इसको याद रखें बेटा, एक ऐसा एलएलपी, दो चीजें हैं, एक है बेटा कंट्रीब्यूशन जो कंपनीज एक्ट में कैपिटल हुआ करता था, एंड दूसरा है बेटा टर्नओवर जो वहां पे भी सिमिलर हुआ करता था। सो यस, कंट्रीब्यूशन बेटा आपका मैक्सिमम 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 कंट्रीब्यूशन आपका 25 लाख रुपए बेटा,
मैक्सिमम आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए होना चाहिए अगर आपको छोटू एलएलपी बनना है बेटा। अगर आपको एक ऐसा एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख रुपए अप टू 25 लाख रुपीज है, एंड टर्नओवर समझना गाइस, एंड टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख रुपए, मैक्सिमम 40 लाख रुपीज। समझिए गाइस, 25 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन, 40 लाख रुपए का टर्नओवर, अगर वहां तक आपकी एलएलपी पहुंचती है, देन यस आप आपकी एलएलपी को शिद्दत से बुला सकते हो छोटू एलएलपी। समझना गाइस, इसको हम बोलेंगे स्मॉल एलएलपी, छोटू एलएलपी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गाइस इन्होंने ये डेफिनेशन को प्रिस्क्राइब किया है, सेक्शन टूटा। ओहो टूटा, ये टूटा क्या टूटा वो तो नहीं मालूम, बट यस अपने को ये सेक्शन डेफिनेटली याद रहने वाला है। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज टा बेटा, टूटा। ये देखो ना, स्मॉल एलएलपी बेटा, स्मॉल एलएलपी। बट यस यहाँ पे बेटा अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा के बार बार अमेंडमेंट न लाना पड़े। मैंने आपको ये लॉजिक स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर भी देना पड़ा था बेटा, कि देखो ना गवर्नमेंट ऑलरेडी अथॉरिटी लेके बैठा है कि वो चाहे तो इसको 5 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं, राइट। बट यस अभी बढ़ाया नहीं है। सो जब जब उनको ऐसा लगेगा कि यार 25 लाख तो बहुत बेसिक चीज हो गई, अभी कोई भी एलएलपी स्मॉल एलएलपी में फॉल होगी ही नहीं, बिकॉज 40 लाख का टर्नओवर यार बहुत एकदम लिमिटेड हो गया। तो तब जाके गवर्नमेंट को जब कभी भी ऐसा लगे, राइट, तो वो इस क्राइटेरिया को बढ़ा सकता है। सो यस यहाँ पे वो बढ़ा के लेके जा सकते बेटा, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, कमा, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, और यहाँ पे लेके जा सकते बेटा 50 करोड़, नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपए, राइट। सो यस गाइस दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एलएलपी, सेक्शन 2 क्लॉज टूटा, टूटा किसी का तो टूटा आज। हाँ देखिए गाइस, सो यस एंड तीसरा भी उन्होंने वहां पे बताया है, विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट्स एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यस अभी उनकी कोई इच्छा होगी इन फ्यूचर तो यस डेफिनेटली वो वहां पे लेके आ सकते हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स भी लेके आ सकते हैं, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी लेके आ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, जब लेके आएंगे तब उसको पढ़ेंगे, बट फिलहाल ऐसी कोई कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं की है। सो देर आर ओनली टू क्राइटेरिया बेटा for this small LLP, section 2 clause टा, that is टूटा। समझिएगा इसे, ये टूटा अपन याद रखेंगे स्मॉल एलएलपी के लिए, बिकॉज मेरा ये मानना है ये बढ़िया वाला अमेंडमेंट है बेटा, और आपकी एग्जाम में शायद आ सकता है। ये देखिए उसके बाद बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर, आपको मालूम हो तो लास्ट ईयर बेटा, लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था ओपीसी के अंदर, ओपीसी के अंदर 1% कंपनी के अंदर अमेंडमेंट आया था बेटा। और उसमें जो पहले ऐसा बोला गया था कि अगर आपको ओपीसी का मेंबर बनना है, या फिर अगर आपको ओपीसी का नॉमिनी बनना है, तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो भारत में 182 डेज रहा हो, ऐसा हुआ करता था। फिर बेटा लास्ट ईयर वो चेंज होकर 120 डेज हुआ था। कम क्या हुआ था, 120 डेज। ऐसा ही सिमिलर अमेंडमेंट बेटा, ऐसा ही सिमिलर अमेंडमेंट, ऐसा ही सिमिलर अमेंडमेंट वो लोग लेके आए, ऐसा ही सिमिलर अमेंडमेंट वो लोग लेके आए हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। समझना, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर ये पहले ओपीसी में लेके आए, ऐसा ही सिमिलर चीज बेटा एलएलपी के अंदर ये लोग लेके आए कि एलएलपी के अंदर अगर आपको अंडर सेक्शन 7, अगर आप बेटा एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो, आप एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो, तो यस पहले बेटा ऐसा हुआ करता था पुरानी प्रोविजन अगर मैं आपको बताऊं। सो यस एलएलपी के अंदर बेटा दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, वन ऑफ देम इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ऐसी तीन चीजें हुआ करती थी बेटा, एक इंडिविजुअल, एक वन ऑफ देम रेसिडेंट होना चाहिए बेटा, राइट, एंड दो तो एटलीस्ट होनी चाहिए बेटा, दो के बिना अपना काम होने वाला नहीं है। ठीक है। तो अभी देखिए बेटा उसके सामने अगर हम देखें, सो यस वो तो वही का वही है, एटलीस्ट टू डेजिग्नेट पार्टनर इंडिविजुअल ही होने चाहिए बेटा, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। बट यस यहाँ पे अभी देखो ना, रेसिडेंट इन इंडिया के अंदर अमेंडमेंट, पहले बेटा रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या हुआ करता था कि आप नॉट लेस देन 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के अंदर बेटा रहे हो इन इंडिया, स्टे इन इंडिया। बट अभी बेटा वो चेंज है, देखिएगा इसमें आपके लिए उसको येलो एंड ब्लू कलर से अलग अलग करता रहूंगा हाईलाइट। ये देखिए बेटा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया not less than 120 days during the financial year, during the financial year। ये समझिएगा इस, सो यस यहाँ पे नॉट लेस देन मतलब मिनिमम
मिनिमम 120 डेज अगर वो भाई साहब इंडिया में रहे हैं, देन वो एलिजिबल है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए। मिनिमम 120 डेज बेटा। सो अभी 182 डेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। यस गाइस, यही छोटा सा अमेंडमेंट है। बाकी ये वाला जो पैराग्राफ हुआ करता था, इफ इन एलएलपी पार्टनर्स आर बड़ी कॉर्पोरेट। बड़ी कॉर्पोरेट समझते हैं ना बेटा। अगर तेरे पार्टनर जो है वो कोई कंपनी है, कोई एलएलपी है, इंडिया कंपनी है, इंडियन एलएलपी है, फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की एलएलपी है, जो अभी अभी मैंने ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आपको यहाँ पे पढ़ाया बेटा। देखिए, सो ये चार जन बेटा। सो अगर ये चार में से किसी ने तेरी कंपनी में, तेरी एलएलपी में बेटा पार्टनर बनने की सोची है, राइट, और वो पार्टनर बना है, देखो ना, और इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड अदर आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो उस केस के अंदर बेटा ऐसा हुआ करता था, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी या नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, वो लोग बेटा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्क करते थे। राइट, ये प्रोविजंस अपन ने जब एलएलपी का रूटीन चैप्टर किया गाइस, वो सेशंस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सो यस, इफ यू वांट टू रेफर दैट, डेफिनेटली यू कैन, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एलएलपी इन विच, यहाँ पे वही की वही चीज बेटा, ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, और एक इंडिविजुअल है बाकी के बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वही की वही चीज है बेटा, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी, वो बेटा बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, शैल बी कंसीडर एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझिएगा इस, शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। सो मीनिंग देयर बाय, ये तो बड़ा क्लियर है बेटा कि आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई इंडिविजुअल ही बन सकता है, कोई इंडिविजुअल ही वहां पे बन सकता है। राइट, सो यस गाइस, एक 120 डेज वाला अमेंडमेंट इसके अंदर है। अभी काफी सारे अमेंडमेंट्स बेटा, देखो ना, दिखाता हूं मैं आपको। 120 डेज वाला अमेंडमेंट, एक तो सबसे पहला, राइट, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस, वहां पे आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर कब बना सकते हो, हाँ समझिएगा इस, तो एक तो आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो। आप स्पेसिफाई कर सकते हो बेटा कि आपके कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे। फिर वहां पे आप बेटा ऐसा भी वहां पे बता सकते हो, तो वही आपके डीपी हो गए। फिर आप बेटा ऐसा भी वहां पे बता सकते हो, राइट, देखिए, स्टेट्स दैट ईच ऑफ द पार्टनर इज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन यस, वहां पे बेटा आपके सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर बच जाएंगे। आप ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हो भैया कि हमारे जितने भी टाइम टू टाइम बेसिस पे पार्टनर रहेंगे, वो सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएंगे। तो यस, वैसा भी आप वहां पे कर सकते हो। एंड यस, एनी पार्टनर, ऐसा कोई भी पार्टनर बेटा में बिकम बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर, किस हिसाब से, तो आपको मालूम है बेटा कि एलएलपी पूरा का पूरा चलता है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। सो अगर आज कोई भी पार्टनर वांट्स टू बिकम, क्या क्या बनना चाहता है बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, राइट, तो यस डेफिनेटली ये बन सकता है बेटा, ये बन सकता है एज पर एलएलपी अग्रीमेंट, ये बन सकता है एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है ना। सो यस, वो पहले भी हुआ करता था बेटा। इवन वो सीज भी हो सकता है बेटा, वो बन भी सकता है, देखो ना, मे बिकम मे सीज, ये भी कैसे बेटा, एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से, मे बिकम एंड वांट्स टू सीज एज अ डीपी, राइट, एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो यस, वो काम भी वो वहां पे कर सकता है। अभी आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, यस, मैं तो बोल दूं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, बट उनको तो पूछो कि उनको बनना है कि नहीं बनना है, इसीलिए बेटा कोई किसी का भी नाम न ले ले, इसीलिए बेटा आपको उनसे लेनी है प्रायर कंसेंट। सो कोई भी आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में तभी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो सकता है बेटा, कि आपको क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट टू बी टेकन फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पार्टनर। आपको बेटा जैसे ही आप उनकी अपॉइंटमेंट करोगे, आपको फॉर्म 4 फाइल करना है, फॉर्म नंबर 4 एलएलपी का, ये बेटा आरओसी के साथ आप फाइल करोगे जैसे ही आप डेजिग्नेटेड पार्टनर की अपॉइंटमेंट करोगे बेटा, राइट, तो यस, एलएलपी की ड्यूटी बनती है, शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स हु हैज गिवन द कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एट ये आपको बेटा 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, ये आपको करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट।
राइट। सो यस गाइस, 30 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी के साथ ये फाइल करोगे। दूसरा बेटा ऊपर थर्ड पॉइंट क्या होता है कि कंसेंट आपको लेना जरूरी है, कंसेंट के बिना आप ये चीज नहीं कर पाओगे, समझना है। सो कंसेंट लेना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ। यस गाइस, ये जो इंडिविजुअल आपका रहेगा, इंडिविजुअल जो आपका रहेगा वो एलिजिबल होगा, एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी a designated partner, अगर वो सच अदर टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा वो स्पेसिफाई करे दो। बट यस, यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है बेटा, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है बेटा, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर को 6 सेक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 के, 6 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के कंप्लाई करने पड़ेंगे। ओ वाह। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल ऑब्टेन, सबसे पहले तो बेटा उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने का बेटा, यूनिक नंबर होता है बेटा, डी पिन दैट इज रिक्वायर्ड, एंड डी पिन इज इक्वल्स टू डीन। अगर आपके आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो एंड आपके पास ऑलरेडी डीन है, ऑब्वियसली डीन के बिना तो आप डायरेक्टर ही नहीं बन पाओगे बेटा। सो आपके पास ऑलरेडी डीन है, देन देयर इज नो नीड टू टेक अ सेपरेट डी पिन, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डी पिन इज इक्वल्स टू डीन। अगर आपके पास कंपनी के डायरेक्टरशिप का डीन है बेटा, ऑब्वियसली, और वो एक यूनिक नंबर होता है, समझना। साल में आप बेटा, आप वहां पे जीवन में बेटा 2 शादियां करोगे ना तो चलेगा, बट खबरदार अगर आपने 2 डीन लिए तो समझना कैसे। सो यस, आप बेटा एक ही डीन ले सकते हो, एंड डीन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू डीपिन। आपको अलग से कोई नया डीन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेटा एक 8 डिजिट नंबर होता है, समझना क्या होता है बेटा, 8 डिजिट नंबर होता है, राइट, जो यूनिक होता है बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देता है। क्यों? बिकॉज आज सचिन ठक्कर तो इस भारत में बेटा मेरे नाम वाले, इवन मिडिल नेम भी सेम, सर नेम भी सेम, ऐसे काफी सारे लोग होंगे ना। सो लोगों को नहीं मालूम है कि हम कौन से सचिन ठक्कर की बात कर रहे हैं, समझ ना गाइस। बट यस, कंपनी में अगर कोई फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, सो अगर यूनिक नंबर होगा तो करेक्ट पर्सन को ही वहां पे पकड़ पाओगे, जो वहां पे जिसने गुनाह किया है या व्हाटसोएवर। ठीक है ना। सो यस गाइस, देयर देयर शुड बी यूनिक आइडेंटिटी। तो ये यूनिक नंबर बेटा ये देते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन करके आप ये टीआईएन और भी कैन से डीपीआईएन ले सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे क्या बोला कि यस, ये डीन डीपिंग ये जो भी आपका रहेगा, सो आपको ये प्रोविजंस, ये प्रोविजन एज इट इज मुटाटिस मुटेंडिस, एज इट इज आपको बेटा एप्लीकेबल होने वाली है, एज इट इज आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाली है, समझने का। अभी ये क्या है समझना, बहुत सारे अमेंडमेंट के सेशंस होंगे बेटा जहां पे आपको बोल दिया 153 से 159 एप्लीकेबल है, बट नहीं बेटा, आज अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होता है 153 से 159। बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के ही सेक्शन है बेटा, बट यस आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, समझिए गाइस। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन है बेटा, कंपनीज एक्ट आपको मालूम ही होगा, 470 सेक्शंस का कंपनीज एक्ट है बेटा। उसमें से बेटा ये प्रोविजन वैसे 153 से 159 अभी के सिलेबस के हिसाब से मैं बात करें बेटा, तो सेक्शन 153 से लेके 159 बेटा ये सीए फाइनल के अंदर आता है। बट यस, ये डीन की प्रोविजंस है, तो एज इट इज उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं आपके ही सामने बेटा यस इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये 153 से 159 जो है बेटा वो क्या है। एक एक लाइन की प्रोविजन है बेटा, बट यस ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि 153 से 159 वाले जो सेक्शन है वो किस चीज के बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला सेक्शन बेटा ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा। सबसे पहला सेक्शन 153 बेटा जो बात करता है एप्लीकेशन, अगर आपको डीन लेना है, मैंने आपको अभी बोला बेटा डीन इज इक्वल्स टू डीपिन। सो अगर आपको डीन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझने का। सो यस, ये जो सेक्शन है बेटा सेक्शन 153, आप चाहो तो ये आपकी बुक के अंदर कॉपी भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए यू कैन रिक्वेस्ट मी गाइस ऑन माय ईमेल आईडी और ऑन माय मोबाइल नंबर। मैं वहां पे आपको चैट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सेक्शन 153 बेटा कि अगर आज कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है तो वो बेटा एप्लीकेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो होती है बेटा वो DIR 3 फॉर्म के अंदर होती है। ये आपको बेटा एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर obtaining डेट।
ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन करते हो, फॉर्म नंबर DIR 3, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, वो सारी चीजें आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ती है। 500 रुपए का फीस लगता है बेटा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस इंडिविजुअल को ये डीन प्रोवाइड कर देता है। एज आई टोल्ड यू गाइस, डीन एंड डीपिन ये दोनों सिमिलर ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। ये DIR 3 प्लस उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आपको बेटा वहां पे फाइल करना पड़ता है। ये हमने एप्लीकेशन किया है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेक्शन 153, बस इतना ही है। बस इतना ही है सर। वाह, इतना ही है। एंड देखो ना 154 तो बेटा उससे भी गजब। आपने अप्लाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डीन दे दिया। 154 बेटा देखिए ना, बट यस एक एक लाइन के भले सेक्शन से बेटा, बट यस ये जानना जरूरी है। इफ यू वांट गाइस, ये देखिए मैं आपको ये ओपन करके भी देता हूँ सीधे। The central government shall within 1 month from the receipt of the application allot a director identification number within 1 month बेटा। और यस गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाई है, विदिन 1 मंथ छोड़ो, वो आपको बेटा इंस्टेंट डीन दे देते हैं। इंस्टेंट आपकी ईमेल आईडी पे आपका डीन अलॉटमेंट लेटर भी आ जाता है बेटा। सो यस सेक्शन 154 बेटा जो बात करता है कि यस आपको डीन मिल जाएगा। तो ये जो आपका डीन है बेटा, ये आपको मिलेगा सेक्शन 154 के तहत। बट यस आपको माइट बी MCQ के अंदर या छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर पूछ ले, तो यस आप याद रख सकते हो बेटा, ये डीन आपको गवर्नमेंट देते हैं, एंड विद इन 1 मंथ के अंदर वो आपको प्रोवाइड करता है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपने बेटा सेक्शन 153 में किया था, राइट, आपने 153 के अंदर किया था बेटा, और आपको ये डीन मिल गया, देखिए ना, आपने एप्लीकेशन किया था एंड आपको डील मिल गया। समझिएगा इस। अभी हम बात करें बेटा आगे सेक्शन 155। ओ 155, जो मैंने अभी अभी एक डायलॉग बोला बेटा, कि जीवन में अगर मौका मिले एंड आपको 2 शादियां करनी है कर देना, बट खबरदार आपने एक से ज्यादा डील लिया तो प्रोहिबिशन है बेटा। रिस्ट्रिक्शन नहीं है रे बाबा, प्रोहिबिशन है। कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, नो इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154 शेल अप्लाई। अब बेटा अप्लाई करने की भी गुस्ताखी मत करना, अप्लाई करने की भी गुस्ताखी मत करना। यू कैन नॉट अप्लाई इवन और ऑब्टेन और possess अनदर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूनिक आइडेंटिटी बेटा, अभी आप एक ही बंदा दो दो डील लेके बैठ जाओगे तो लोचा हो जाएगा। समझिएगा इस। तो यस सेक्शन 155 सिंपली, सेक्शन 155 बेटा जो सिंपली बोलता है कि भैया आपके बस की नहीं है रे ये, प्रोहिबिशन है आपके ऊपर, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डे। एक से ज्यादा दिन बेटा नहीं लेने का, समझिएगा इस। मना किया रे बाबा, प्रोहिबिशन है, नहीं करने का, एप्लीकेशन भी नहीं करने का। एक दिन है उसमें खुश रहो बेटा, जो दिया बराबर दिया, भगवान का आशीर्वाद समझ के ये ले लेने का। राइट, एक से ज्यादा डील के लिए आपको वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जैसे ही डीन ले लिया बेटा, बिकॉज ये पहले हुआ करता था, फिलहाल तो बेटा आप डीन लिए बिना डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर ही नहीं बन सकते। बट ये डीन की जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो 2008 से है, समझिए। सो अगर आप, तो क्या 2008 से पहले डीन नहीं हुआ करते थे? अरे सर डेफिनेटली हुआ करते थे, समझ रहे। सो उस केस में जब पहले डायरेक्टर्स विदाउट डीन हुआ करते थे बेटा, सिर्फ अपने नाम से और अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी से हुआ करते थे, बट डीन नहीं होता था। सो उस केस में ये सेक्शंस बनाए गए थे बेटा, समझिए, कि अगर किसी पर्सन ने, जिसका डायरेक्टरशिप बहुत पहले से बेटा, जनरली बिकॉज आज तो पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट हैविंग अ डीन यू कैन नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द। सो ये 156 एंड 157 ये दोनों चीज बेटा उनके लिए ही है, कि अगर आप डायरेक्टर हो, आपने डीन लिया, तो आपको आपकी कंपनी को इंटीमेशन करना पड़ेगा, एंड कंपनी ROC को इंटीमेशन कर देगी। सो यस आप अपनी कंपनी को इंटीमेशन जो करते हो ना बेटा, वो सेक्शन 156 है। एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, एग्जिस्टिंग मतलब कि जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर है बट उनके पास क्या नहीं है, टीम नहीं है, जो आज के दिन में तो पॉसिबल है ही नहीं। सो एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने जैसे ही डील लिया, 1 महीने के अंदर अंदर उनको इंटीमेट करने का है बेटा कंपनी को, एंड कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करेगी ROC को। समझिएगा, सो मीनिंग देयर बाय ये आपके दोनों सेक्शंस बेटा देखिए ना, कंपनी इंटीमेट करेगी ROC को, कंपनी इंटीमेट करेगी ROC को, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। सो यस गाइस, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में शायद पूछे, तो इसके लिए ही मैं आपको ये 156 एंड 157 करवा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिकली बेटा,
प्रैक्टिकली ये सेक्शंस करने की जरूरत नहीं होती है। 156 बेटा बात करता है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, राइट, वो बेटा इन्फॉर्म करेगा अपनी कंपनी को, ये डीन देगा बेटा, ये डीन जो भी उसने लिया वो डीन लेगा, वो विद इन 1 मंथ इंटीमेट करेगा, विद इन 1 मंथ, समझिएगा, एक महीने के अंदर अंदर ये इंटीमेट करेगा। जैसे ही डीन लिया बेटा, ऊपर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन करके डीन लिया था, DIR 3 फाइल करके, राइट, जैसे ही आपके पास डीन आ गया बेटा, एक महीने के अंदर अंदर आप ये डीन आपकी कंपनी को बता दो बेटा। इसका फॉर्म भी होता है DIR 3B, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो बेटा। फाउंडेशन लेवल पे सारे फॉर्म नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझिए। सो ये सेक्शन 156 हो गया बेटा। अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ROC को है, ROC आपके अकाउंट में देखिए, ROC देखिए, आपके रिकॉर्ड में देखिए, कंपनी देखो ना, ROC को इंटीमेट कर रही है कि ये बंदा जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर हुआ करता था, आज उसने क्या ले लिया है, आज उसने बधाई हो, डील हुआ, आज बेटा उसको डील मिल गया है। सो यस, कंपनी ये सारे डील जो उनकी कंपनी के है बेटा, जो जो डायरेक्टर्स ने अभी अभी लिए है, एट वो विद इन 15 डेज ये कंपनी बेटा इंटीमेट करेगी, किसको रे बाबा, ROC को, ये समझिए। सो यस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये कंपनियां इंटीमेट कर लेगी, सो दैट रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड्स को उस हिसाब से डेट कर सकता है, समझिए। सो दिस इज नथिंग बट सेक्शन 157। ओ वाओ, छोटे छोटे से सेक्शन है बेटा, बट एक बार अगर आप उसको सुन के गए हो, देख के गए हो, तो एग्जाम में आपको कोई टेंशन नहीं है। ये देखिएगा, इस 153 में हमने क्या किया, पहले तो डीन लिया, डीन का एप्लीकेशन किया, 154 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीन दे दिया, फिर 155 का होता है प्रोहिबिशन है, एक से ज्यादा डीन लेने का नहीं रे बाबा। 156 बेटा किसके लिए, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को क्या करने का, ये डीन लेने का, इंटीमेट करने का कंपनी को, कितने टाइम के अंदर, 1 मंथ के अंदर। कंपनी क्या करेगी बेटा, सेक्शन 157 वहां पे क्या करेगी, कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर इस डीन को ROC के साथ इंटीमेट कर देगी, समझना गाइस, तो वो डीन ROC के पास चला जाएगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन के तौर पे, समझिए गाइस। अभी अभी द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जिसके ऊपर, कि जिसकी मदद से ROC ने काफी सारे डायरेक्टर्स को इवन पिनलाइज भी किया है, पेनल्टी भी दी है, ऑर्डर भी इशू किया है, सेक्शन 157। अभी मुझे एक, मैं प्रैक्टिकल तौर पे ही आपको ये सेक्शन बताऊंगा गाइस। सपोज सचिन ठक्कर इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, एंड ये कंपनी ने बेटा कोई लेटर बनाया है, कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बेटा, सचिन ठक्कर ने यहाँ पे, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सचिन ठक्कर ने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। ऐसे अजीबोगरीब सिग्नेचर होता है, ये मेरा सिग्नेचर बेटा, ये देखिए, ये ऐसे करके सिग्नेचर कर दिया, ये कुछ भी उटपटांग बेटा हरकतें डायरेक्टर सिग्नेचर करते वक्त करते हैं, उनकी सिग्नेचर बड़ी अजीब होती है, समझिएगा इस। सो ये ऐसे करके सिग्नेचर कर दिया। अभी लेट्स से 4 साल के बाद कोई अथॉरिटी आए और बोले कि भैया आपकी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, लाओ देखते हैं कि इसके पीछे कौन जवाबदार है। मुझे बताइए, ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद बेटा, ये साइन से क्या आप कुछ ढूंढ पाओगे कि ये सिग्नेचर किसका है? द आंसर इज कंप्लीटली नो, समझ लो गाइस, ऐसा ना हो। दैट्स व्हाई देयर इज सेक्शन 158, क्या बोलते हैं मालूम है, कि डायरेक्टर तेरे को जैसे सिग्नेचर करनी है कर, डजंट मैटर, बट जब जब तू साइन करेगा, ओ ओहो ओहो ओहो, तो तेरा यूनिक नंबर, तू तेरा यूनिक नंबर यहाँ पे लिखेगा रे बाबा, मतलब कि लेट्स से मैं बात करूं बेटा, मिस्टर रतन टाटा ने सबसे पहला, रतन टाटा सर ने बेटा सबसे पहला डीन लिया था, आपको मालूम, ये उनका डीन नंबर है, ये उनका डीन नंबर है, समझिए। सो इससे आपको ये पता चल रहा है कि रतन टाटा सर ने ये डॉक्यूमेंट साइन किया है। सपोज आज किसी और ने साइन किया है, तो यस बेटा वो अपना डीन नंबर वहां पे लिखेगा, समझिए। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी के बिहाफ पे कहीं पे भी सिग्नेचर करते हो, कहीं पे भी, चाहे कंपनी का बैलेंस शीट हो, चाहे कंपनी कोई लेटर इश्यू कर रही है, चाहे कंपनी कुछ और डॉक्यूमेंट बना रही है, चाहे कंपनी कोई रिजोल्यूशन बना रही है बेटा, कुछ भी है, आपको जैसी सिग्नेचर करनी है करो, हम आपकी सिग्नेचर चेंज करने नहीं आए यहाँ पे, समझिए। बट यस, जस्ट आप अपने सिग्नेचर के नीचे आपका दिन लिखना बिल्कुल भी ना भूले, समझिएगा। सो यस, यहाँ पे ब्यूटी बनता है कि आपको आपको बेटा यहाँ पे दिन लिखना पड़ेगा, सेक्शन 158 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको करना पड़ेगा बेटा, समझिएगा। सेक्शन 158 सिंपली उसी चीज के बारे में बात करता है, ये रहा, ऑब्लिगेशन टू
टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बेटा। ये देखिए, ये देखिए, एवरी पर्सन और कंपनी while furnishing any written information particular as are required to be furnished under these acts shall mention the DIN in such written information and particulars and in case ये अगर आपका written information या particulars in case अगर ये रिलेट करता है टू द डायरेक्टर और कंटेन एनी रेफरेंस ऑफ एनी डायरेक्टर, राइट, तो यस गाइस आपको ये ऐसे ही नहीं करना है, आपको नीचे डिन लिखना है। इज दिस क्लियर गाइस? एंड अगर आपने कुछ गुस्ताखी की तो सेक्शन 159 बेटा आपके लिए ही है, जो बात करता है पेनल्टी के बारे में। सेक्शन 159 बेटा इस चैप्टर की पेनल्टी समझिएगा, इस पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन सर्टेन प्रोविजंस। अगर आपने गुस्ताखी कर ली देखो ना, अगर आपने गुस्ताखी कर ली कौन से सेक्शन में सर? अगर आपने गुस्ताखी कर ली सेक्शन 152 में, अगर आपने गुस्ताखी की 155 में, 156 में, सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर, समझिएगा, सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यस बेटा ठाकुर तो गियो, shall be liable to a penalty which may extend to 50,000 rupees। ओ वाह, 50,000 रुपए का पेनल्टी है बेटा। एंड जब अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग रहेगा, सो यस आपको बेटा कंटिन्यूअस पेनल्टी लगती रहेगी, और वो भी पर डे की पेनल्टी आपको लगती रहेगी बेटा। पर डे पेनल्टी शेल बी देयर, राइट। पर डे पेनल्टी बेटा 500 रुपए का पर डे का पेनल्टी वहां पे, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक की पेनल्टी बेटा आपके नाम रहेगी, समझिएगा इस। सो यस गाइस 159 आपको पेनल्टी अगर याद रखनी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पेनल्टी पूछेंगे नहीं, इफ इन केस पूछते भी है एंड आपको याद नहीं है, सो यस सच पेनल्टी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, समझिए गाइस, वो आप वहां पे लिख सकते हो। बट यस गाइस कुल मिला के आपको बेटा ये छोटे छोटे सेक्शंस एप्लीकेबल तो हो चुके हैं, बिकॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर है बेटा, कंपनी में उसको डायरेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो उसको ये डीन तो लेना ही पड़ेगा। नाम दे दिया यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो आप डीन बोलो या डिपिन बोलो, बोथ शेल रिमेन द सेम ओवर हियर, राइट। सो यस गाइस 153 से 159 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड ये आपको वहां पे कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर गाइस, समझिए काफी बड़ा अमेंडमेंट था, काफी सारे सेक्शंस इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। Yes, guys, section 13, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, वन मोर अमेंडमेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें जो पेनल्टी उन्होंने डाली है, वो पेनल्टी उन्होंने पेनल्टी जो डाली थी बेटा उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया है, बाकी सारी चीजें इन्होंने एज इट इज रखी है, राइट। उसके पॉइंट नंबर 1 2 3 में कोई चेंजेस नहीं है बेटा, जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे है। पहले एलएलपी अगर कॉन्ट्रावेंशन करता था बेटा, तो वहां पे इनको फाइन लगता था, विच शैल नॉट बी लेस देन 2,000 रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज। सो अर्लियर बेटा फाइन हुआ करता था, समझना गाइस, फाइन हुआ करता था जो 2,000 से लेके 25,000 तक का हो सकता था बेटा। नाउ अगर आप बेटा गुस्ताखी करोगे, अगर आपने कोई डिफॉल्ट मारा है, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस, सो यस nowadays the LLP and its partner liable to a penalty of 500 rupees for each day during which the default continue। So yes, यहाँ पे बेटा फाइन नहीं है, यहाँ पे बेटा पेनल्टी है। सर दोनों में अमाउंट तो अमाउंट ही पे करनी है ना बेटा? नहीं बेटा, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है वैसे देखने जाओ तो। 500 रुपीज पर डे बेटा, क्या फर्क है समझना गाइस। ये फाइन जो होता है ना बेटा, इसको आप अगर कोड ऑफ लॉ में लेके जाओ, या फिर इसको आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो, कंपाउंडिंग, तो वो पॉसिबल है बेटा। सेक्शन 441 कंपनीज एक्ट 2013 जो मैं सीए फाइनल में पढ़ा था, उसी के अंदर ये आता है कंपाउंडिंग पॉसिबल है, मतलब कि अगर आप किसी रीजन से कोई कंप्लायंस नहीं कर पाए, अनजाने में आपसे ये चीज हो गई है, एंड आप चाहते हो कि आप जाके अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करो सो दैट आपका ये फाइन थोड़ा सा लिबरल करके दे, कंपाउंड करके दे, देन यस इन केस ऑफ फाइन आप ये चीज कर सकते हो बेटा। अप टू 25 लाख आप रीजनल डायरेक्टर्स के पास जा सकते हो, बियॉन्ड 25 लाख आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो फॉर दिस कंपाउंडिंग प्रोसेस। बट यस इफ अगर किसी सेक्शन के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर अगर मेंशन है पेनल्टी, इट इज नॉट कंपाउंडेबल। इसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते रे बाबा,
पॉसिबल ही नहीं है। राइट, यहाँ पे आपको 500 रुपये पर डे बेटा शिद्दत से भर देने का, कोई आपकी सुनेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। अभी फाइन नहीं है रहे, पहले 2,000 से 25,000 का फाइन हुआ करता था। ये अमाउंट कम की, बट ये पर डे की अमाउंट ध्यान रहे बेटा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, इन्होंने इस लिमिट को डबल कर दिया बेटा, 50,000 रुपए फॉर LLP एंड पार्टनर। मैक्सिमम बेटा ये जो रहेगा मैक्सिमम 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज बेटा। यहाँ पे ये तो ये सिर्फ पेनल्टी ही चेंज है बेटा। पहले फाइन हुआ करता था, अब पेनल्टी है। इसी के अंदर चेंज है बेटा। पहले फाइन मतलब कंपाउंडिंग पॉसिबल है बेटा, कंपाउंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो जाएगा बेटा आपका, जिसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते बेटा। नेम की बात करें, सेक्शन 15 बेटा, सेक्शन 15 देखिए ना गाइस। सो पहले बेटा ऐसा हुआ करता था कि LLP, जो आपकी LLP हुआ करती थी, नो LLP shall be registered by a name जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से अनडिजायरेबल। नाम क्या है बेटा? अनडिजायरेबल। अभी भी वैसा तो है ही बेटा, आप LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते ऐसे नेम के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल है। सो अभी फर्क क्या है? पहले बेटा ऐसा हुआ करता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आइडेंटिकल नेम है, किसी नाम से आइडेंटिकल नेम है, या मिलता जुलता है, एकदम नजदीक का मिलता जुलता है बेटा। राइट, समझिएगा इस, या फिर कोई अदर पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता जुलता है। ओहो, पहले तो ऐसा भी हुआ करता था, पार्टनरशिप फॉर्म से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फिर बेटा LLP से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। समझिएगा इस, सब्जेक्ट टू कि ये बंदा अगर एप्लीकेशन करे तो। अभी क्या बोला बेटा इसमें? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। राइट, किससे? एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब सर किसको काटा? सर किसको काटा? सर बताइए ना, आप डिफरेंस बताइए ना। पहले क्या हुआ करता था? पहले तो ऐसा हुआ करता था बेटा कि LLP का, जो जिस नाम से आप LLP खोलना चाहते हो, उस नाम की कोई पार्टनरशिप फर्म होती थी तो आप LLP नहीं खोल सकते थे। सर अभी, अभी अरे पार्टनरशिप फर्म तेल लेने गया बाबा, अपने को सिर्फ इतने ही लोग देखने के कि भैया सिमिलर नाम की LLP नहीं होनी चाहिए, सिमिलर नाम की कंपनी नहीं होनी चाहिए, सिमिलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। समझिएगा इस। सो पहले जो ये 4 जन हुआ करते थे, LLP का भी देखना पड़ता था, पहले बेटा पार्टनरशिप फॉर्म का भी देखना पड़ता था, पहले बेटा कंपनी का भी देखना पड़ता था, एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी देखना पड़ता था। सो अभी बेटा 3 जन तो कंटिन्यू है, ये 3 जन तो कंटिन्यू है, बट कानून ने बोला आपको पार्टनरशिप फॉर्म की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म किसी की है और उसी नाम का LLP खोलना चाहते हो ना, आप खोलो बेटा। क्यों? बिकॉज अभी उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म हटा दिया। अभी उन्होंने, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है guys, समझना। अभी उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म हटा दिया है। बाकी 3 चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखनी पड़ेगी। समझिए गाइस। यस, पहले ऐसा हुआ करता था कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला एप्लीकेशन करे, right, subject to or a trademark which is subject to matter of application for registration of any other person under the trademark act। समझिए, मतलब किसी ने सिर्फ एप्लीकेशन कर रखा है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, या फिर आपने ट्रेडमार्क के लिए सिर्फ एप्लीकेशन कर रखा है। क्या कर रखा है? एप्लीकेशन। अभी कानून वाले देखो भाई, एप्लीकेशन करके रखा है ना, तो हम उसका ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए। मतलब अगर वैसे देखने जाओ बेटा, तो कि पहले रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं हुआ करता था, या ट्रेडमार्क अप्लाइड फॉर, ये भी हुआ करता था। बट अभी बेटा अप्लाइड फॉर को भी हटा दिया कि भाई देखो अभी आपने एप्लीकेशन ही की है, सो अभी हम ऐसा नहीं, रजिस्टर्ड है तो बोलिए, तो हम उस नाम की LLP नहीं खोलने देंगे। अदरवाइज अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और कोई हमारे पास उस नाम का LLP लेके आता है, देन यस, आप हमको रोक नहीं सकते। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, आप हमको रोक नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ही हम वहां पे अलाउ करेंगे गाइस। समझिए, बहुत माइन्यूट तरीके से आपको ये चीज बता रहा हूँ कि पहले जब कभी भी सपोज मुझे मुझे LLP ओपन करनी है, ठक्कर एंड ठक्कर कंसल्टेंसी LLP, तो बेटा पहले अगर ठक्कर एंड ठक्कर एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म हुआ करता था अमेंडमेंट से पहले, तो मैं ऐसी LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता था। बट आज अभी पार्टनरशिप फर्म नहीं देखने का। समझ ना गाइस? अगर ठक्कर एंड ठक्कर के नाम का किसी ने ट्रेडमार्क अप्लाई पहले किया था, उसको मिला नहीं था, सिर्फ अप्लाई किया था, तब भी मुझे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ठक्कर एंड ठक्कर कंसल्टेंसी LLP का नाम नहीं दे सकता था।
वो ऐसा बोलता था, भैया देखो सचिन भाई किसी ने एप्लीकेशन कर रखा है, भले ही उसका रिजल्ट नहीं आया बट एप्लीकेशन कर रखा है ना, तो हम आपको ये एलएलपी का नाम नहीं दे सकते। बट अभी बेटा वो चीज नहीं है, अभी इन्होंने इन दोनों को हटा दिया। मतलब कि ठक्कर एंड ठक्कर एसोसिएट्स की या कंसल्टेंसी की अगर कोई एलएलपी, सॉरी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, तब भी आई एम एलिजिबल टू गेट दिस नेम। अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है बट उसको अभी ट्रेडमार्क मिला नहीं है, आई एम एलिजिबल टू गेट दिस। इज दिस क्लियर गाइस? समझिए गाइस। तो यस, ये छोटा सा अमेंडमेंट नेम के लिए है। देन उसके बाद बेटा एक और अमेंडमेंट सेक्शन 17 के अंदर, काफी बड़ा अमेंडमेंट यहाँ पे, और काफी सारी चीजों के लिए इन्होंने इस चीज को सेक्शन 17 को बेटा अमेंड किया है, जिसको अपन बहुत माइन्यूटली डिस्कस करेंगे। बहुत माइन्यूटली इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। समझिए सेक्शन 17। सो सेक्शन 17 ये बोलता है बच्चों कि अगर आपने किसी कंपनी के नाम के लिए अप्लाई किया है एंड गवर्नमेंट ने वो नाम आपको दे भी दिया, समझना, बट गवर्नमेंट को मिस्टेकनली ये नाम आपको दे दिया है, और ये नाम जो आपको दिया है वो नाम किसी और नाम से, जो नाम आपको दिया है, समझना गाइस, सेक्शन 15 या 16 में कुछ भी लिखा हो, इसने ऐसा बोला कि इफ थ्रू इन एडवर्टेंस, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है बेटा, वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है थ्रू इन एडवर्टेंस, समझना गाइस, राइट, कि ये नाम आपको देना नहीं था, गलती से दे दिया। ये नाम आपको देना नहीं था बट गलती से ये नाम आपको दे दिया गया है, समझना गाइस। सो यस, इसने बोला कि अगर आपकी एलएलपी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, राइट, और ये नाम किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर का जो ओनर होता है बेटा, जिसको प्रोपराइटर बोलते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, राइट, अगर उनके नाम से मिलता जुलता नाम है बेटा, और गवर्नमेंट ने मिस्टेकनली आपको ये नाम दे दिया है, सो उस केस में क्या? सो कानून ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, या फिर नया नाम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शंस। सो मीनिंग कर पाए कि आपने बेटा कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर दी विथ सच नेम, एक ऐसे नाम से कि ये नाम तो ससुरा क्या है, तो ये नाम बेटा कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, समझना गाइस, सिमिलर है या मिलता जुलता है, या फिर ये नाम किसी कंपनी से मिलता जुलता है, या फिर ये नाम किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से मिलता जुलता है, समझिए गाइस। सो कानून ने बोला कि अगर ऐसा कोई गुस्ताखी हो गई है, ऐसा कोई गलती से आपको ये नाम दे दिया गया है, देन उस केस के अंदर, समझना, अगर ऐसा कोई नाम दे दिया गया है, उस केस के अंदर, उस केस के अंदर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस एलएलपी को बोला गया, एलएलपी देख गलती से ये हो गया है, ठीक है, सो तेरे को हम नोटिस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नोटिस। हम तेरे को दे रहे हैं नोटिस। नोटिस कि तू अपना ये जो नाम है ना, वो नाम चेंज कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड एलएलपी है बेटा, एक्स वाई जेड कंसल्टेंसी एलएलपी, एंड ऑलरेडी एक्स वाई जेड कंसल्टेंसी का किसी पर्सन ने ट्रेडमार्क ले रखा था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा भूल से, गलती से, मिस्टेकनली ये नाम दे दिया। अभी वो बंदा एप्लीकेशन करा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यार तूने क्या किया भाई, अपने इतना पैसा खर्चा करके इतनी ब्रांड बनाई और हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया, और यार तूने इस नाम का ये एलएलपी का नाम दे दिया, ऐसे कैसे है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज। सो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डोंट वरी, मेरे पास प्रोविजन है अभी, मैं डायरेक्शन दूंगा और एलएलपी ये नाम डेफिनेटली चेंज करेगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस, में डायरेक्ट दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू चेंज इट्स नेम और न्यू नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जैसे ही कोई एप्लीकेशन आता है बेटा, राइट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया, एलएलपी का ड्यूटी बनता है ना एलएलपी को बेटा क्या करने का, ये एक्सवाइजेड कंसल्टेंसी एलएलपी ये विद इन 3 मंथ्स इसके ऑर्डर को फॉलो करेगी, within 3 months to change its name। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा बेटा। क्यों? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। समझिए guys, अभी ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला कब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सुनेगा। सो कानून ने बोला बेटा उसके लिए लिमिट दे दी है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन प्रोपराइटर मतलब के ओनर,
प्रोपराइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यहाँ पे प्रोपराइटर मतलब सोल प्रोपराइटर नहीं होता बेटा, ओनर ऑफ ट्रेडमार्क है। ये तो ओनर ऑफ ट्रेडमार्क है, वो तभी मेंटेनेबल होगा, मतलब तभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगा अगर ये एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, आई सॉरी, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स अगर ये आई है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हाँ, गलती से बेटा ये एलएलपी को मिस्टेकनली नाम दिया था, मिस्टेकनली, मिस्टेकनली आपने नाम दिया था, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मिस्टेकनली आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट की थी 3 साल के अंदर अंदर, तो बेटा इसको पता होना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर कि भैया ऐसा कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सो अगर ये बंदा 3 साल तक अगर ये एप्लीकेशन करेगा, 3 साल तक बेटा, 3 इयर्स, तभी जाके ये मेंटेनेबल रहेगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी मेंटेनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझिएगा, 3 साल, 3 साल के बाद आपको ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि XYZ कंसल्टेंसी का वो ट्रेडमार्क होल्डर है एंड मिस्टेकनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने XYZ कंसल्टेंसी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए अलाउ कर दिया है। वो एलएलपी खुल चुकी है, आज 5 साल हो चुके हैं। कितने साल? 5 साल। और फिर ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर जागता है और वो बोलता है कि हे गवर्नमेंट, ये यार क्या किया तूने, प्लीज इसको चेंज करवाना। गवर्नमेंट ने बोला देख भाई, तेरे को टाइम पे आना चाहिए था, तो 3 साल तक आता तो बात ठीक थी। हाँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज तेरी एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहेगी 3 साल के लिए। कितने साल के लिए बेटा? 3 साल के लिए। समझिए, उसके बाद बेटा, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे इन्होंने डाली अमेंडमेंट के नाम पे, कि जैसे ही ये एलएलपी अपना नाम चेंज कर ले तो बेटा आरओसी को, मम्मा को बताना जरूरी समझे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बेटा बताना जरूरी समझे। एलएलपी चेंज इट्स नेम, ऑब्टेन अ न्यू नेम, जैसे ही बेटा बोला है, एंड उसके बाद उसको क्या कर देगा, इट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज, नोटिस देते भैया, गिव नोटिस टू द चेंज ऑफ रजिस्ट्रार। एंड ये रजिस्ट्रार बेटा क्या करेगा, सो यस रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट, एलएलपी चेंज इट्स नेम इन द एलएलपी एग्रीमेंट एज वेल। ओ, आपको बेटा दो चीजें करनी है, एक तो आपने जो नाम चेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, सो बेटा एलएलपी, एलएलपी क्या करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज, एलएलपी बेटा, एलएलपी बेटा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, समझना, नोटिस देगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, विद इन 15 डेज बेटा, 15 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को ये नोटिस दोगे। समझिएगा, इस ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। अलॉन्ग विद द ऑर्डर, साथ में बेटा अकेला नोटिस नहीं जाएगा, नोटिस के साथ साथ आपको, नोटिस के साथ साथ आपको ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था बेटा, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा बेटा। ये दो चीजें आप आरओसी को दे दोगे। कौन देगा? तो एलएलपी देगा बेटा ना। अभी आरओसी क्या करेगा बेटा, हु शैल कैरी आउट द नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर भी तो चेंजेस करना पड़ेगा, तो यस वो चेंजेस करेगा आरओसी, राइट, एंड आपको वापस कर देगा। यहाँ पे आरओसी बेटा आपको नेसेसरी चेंजेस करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर, एंड विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझिए guys, अभी आरओसी ने, आरओसी को बेटा क्या करने का है, आरओसी शेल मेक नेसेसरी चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझना है किसमें चेंजेस करेगा वो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर वो ये चेंज करेगा। अभी, अभी ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर चेंज हो गया बेटा, उसके विद इन 30 डेज एक और कंप्लायंस, एक और कंप्लायंस देखो ना बेटा, रुकने का नाम नहीं लेगा चाहिए। विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर जैसे ही हो जाए बेटा, आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है एलएलपी का, दैट इज एलएलपी एग्रीमेंट, उसके अंदर भी ये नाम चेंज करना पड़ेगा। सच एलएलपी शेल चेंज इट्स नेम इन दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू चेंज द नेम ऑफ एलएलपी इन एलएलपी अग्रीमेंट। एंड आपको मालूम ही, एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करता है तो रिवाइज्ड एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है। उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट एलएलपी 3 वाला जो फॉर्म है बेटा, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। बट इसके हायरार्की को समझिए बेटा, एलएलपी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर एलएलपी को, राइट। पहले ये हुआ बेटा। सो ये बेटा पहला स्टेज हुआ। तो दूसरे स्टेज में एलएलपी हैज चेंज इट्स नेम। ये बेटा दूसरा स्टेज हुआ। फिर बेटा तीसरे स्टेज में क्या हुआ? तो तीसरे स्टेज में एलएलबी को बेटा इस चीज की इंटीमेशन करने की थी, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी को ये 15 दिन के अंदर अंदर कर देना है। आरओसी क्या करेगा? सो आरओसी बेटा नेसेसरी चेंजेस करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर इसको इश्यू कर देगा। फिर कंपनी को क्या करने का बेटा? सो कंपनी को विद इन 30 days एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट द कंप्लीट अमेंडमेंट। समझना गाइस, जो सेकंड पॉइंट तक मैंने आपको बताया, सेक्शन 17 के अंदर अमेंडमेंट बेटा, चेंज ऑफ नेम। अगर मिस्टेकनली आपको नाम दे दिया गया है, अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर 3 साल के अंदर अंदर चुगली करे, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी वहां पे इंटीमेशन करे, या फिर एलएलपी, इस नाम से मिलता जुलता नाम आपको दे दिया गया है, कोई बात नहीं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आपको ऑर्डर देगा आपका नाम चेंज करने के लिए, एंड आपको अकॉर्डिंगली ये नाम चेंज करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव सपोज टू फॉलो, the order from the date of issue of such directions विद इन 3 months। सो इसकी टाइमलाइन को बेटा आप बड़े अच्छे से ध्यान रहे, राइट, कि इसको आप फॉलो कर रहे हो। अभी समझिए, दिस इज माय दिस इज माय मोस्ट फेवरेट। समझना, ये तीसरा पॉइंट बेटा, मोस्ट फेवरेट, ये क्या बोलता है मालूम है? समझना, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा प्रोविजन देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आपने हमारे दिए हुए ऑर्डर का कंप्लायंस, हमारे दिए गए डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया, तो पेनल्टी वेनल्टी छोड़ो, हम हमारे रिकॉर्ड में, हाँ, हम आरओसी को बोल देंगे, हे आरओसी, तो रजिस्टर के अंदर इनका नाम चेंज कर दे, भले ही ये लोग एप्लीकेशन नहीं कर रहे ना, नेम चेंज किया कुछ भी। सो मीनिंग देयर बाय कि अगर एलएलपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को बोल के, आरओसी को बोल के बेटा रिकॉर्ड में आपकी एलएलपी का नाम चेंज कर देगा। समझिएगा, इस मतलब कि दिस इज फर्स्ट टाइम मैं ऐसा प्रोविजन देख रहा हूँ बेटा, बरसों से 10 साल से पढ़ाता हूँ। ये देखिएगा, इफ दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी डायरेक्शंस जो बेटा दिए थे गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेल नॉट, तो वहां पे क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? शेल अलॉट अ न्यू नेम टू दी एलएलपी। ओ वाओ, अगर आपने नहीं फॉलो किया ना, तो हम आपको नया नाम दे देंगे। आपने अगर नहीं फॉलो किया तो हम आपको, और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो देगी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो देगी। हाँ, सो इफ एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे बच्चों? टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। ये आपको एग्जाम में बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। सो अभी बेटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को क्या, एक चीज तो ये करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट shall allot न्यू नेम अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। भाई देख, मैं तेरा नाम आज से छोटू, आज से बाबू, आज से मगन, जो भी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मर्जी आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगा बेटा। दूसरा दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? एंड रजिस्ट्रार क्या करेगा बेटा? शेल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, एंड वो आपको इश्यू कर देगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम। ये बेटा आरओसी करेगा। अभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा? सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दो चीज करेगा, एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर, राइट। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेटा शेल एंटर न्यू नेम इन द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर बेटा वो नया नाम एंटर करेंगे इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी। दूसरा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा? शेल इश्यू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू एलएलपी। इस एलएलपी को बेटा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी वो वहां पे दे देगा, राइट। एंड यस विच द एलएलपी शैल यूज देयर आफ्टर। सो मतलब बेटा अगर आपने कंप्लाई नहीं किया ना, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, तो बेटा जबरदस्ती आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा, एंड नया नाम एंटर भी कर दिया जाएगा, एंड
आपको बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रेश वाला दे दिया जाएगा। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रेश वाला। इस क्लियर। फिर आपको पता चला हाई ला यार ये तो दिक्कत हो गई, इससे अच्छा तो हम हमारे हिसाब से नाम चेंज कर लेते, कोई बात नहीं, होती है बेटा, गलती हर किसी से होती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम आपका राइट छीनेंगे। हम आपको बोल रहे हैं ना कि अगर आपको ऐसा लगे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा बहुत अजीबोगरीब नाम दे दिया, अपने को ये नाम पसंद नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। सेक्शन 16 जो चेंज ऑफ नेम के लिए बना है, वॉलेंटरीली जब आप चेंज नाम करते हो अपना, वो कंप्लाई करके अपना नाम फिर से चेंज कीजिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सब सेक्शन shall prevent a LLP from subsequently change its name in accordance with section 16 over that. So yes, अपना नाम उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। So this is what guys, a complete analysis of the new section we can say, because पूरा का पूरा नया ही कर दिया बेटा। न्यू सेक्शन, सेक्शन 17 जो बात करता है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी के बारे में। अगर मिस्टेकनली आपको गलत नाम दे दिया है, देन यस बेटा उनके पास वो सारे पावर है एंड वो उसका भरपूर मात्रा में कंप्लायंस कर सकते हैं। समझना, ये सेक्शन 17 बेटा। उसके बाद देखिए ना सेक्शन 25, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स, पार्टनर्स में अगर चेंज होता है बेटा, तो उसको रजिस्टर करने का कि नहीं करना है, सेक्शन 25 बेटा, सेक्शन 25। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा, बट यस ये जो पेनल्टी जो था ना बेटा, उसको चेंज किया। राइट, अर्लियर इट वाज फाइन बेटा। राइट, इसको अपन लंबा लंबा पढ़ेंगे नहीं। राइट, एंड फाइन हुआ करता था पहले बेटा, देखिए 2000 से 25,000 का फाइन हुआ करता था, ये देखिए बेटा। राइट, अभी बेटा इन्होंने कर दिया है कि अगर आपने ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया, जो बेटा बात करता है सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, अगर पार्टनर में कोई चेंज होता है बेटा, सो आपको उस चीज का इंटीमेशन करना पड़ता है, एलएलपी एग्रीमेंट रिवाइज करना पड़ता है, आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है। तो यस गाइस वो सारी चीजें तो सेम टू सेम है। अगर आप वहां पे कंप्लायंस करने में कुछ गुस्ताखी करोगे, तो यस पहले फाइन हुआ करता था, अभी बेटा आप लायबल रहोगे पेनल्टी ऑफ ₹10,000। सो पहले जो बेटा फाइन हुआ करता था, अभी ये फाइन नहीं रहा और उसकी जगह पे बेटा आ गया है पेनल्टी। ये बेटा 10,000 रुपए तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। एंड अगर आपने ये कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने कंटिन्यू किया, रेफरेंस सबसेक्शन इज मेड बाय एनी पार्टनर, समझिए, बिकॉज एलएलपी के अंदर बेटा कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है ना, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की रहती है। सो ऑब्वियसली आज पेनल्टी जो लगेगी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगेगी। राइट, बट यस अगर पार्टनर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इफ कॉन्ट्रावेंशन जो है वो बेटा पार्टनर की ओर से है, देन यस वहां पे पार्टनर को भी हम ना छोड़ेंगे बेटा। सो पेनल्टी ऑफ ₹10,000, दिस इज फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। एंड यस पार्टनर के लिए भी बेटा वहां पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब कर दी गई है। इन शॉर्ट जो वहां पे बेटा फाइन हुआ करता था, राइट, उस फाइन को हटा के पहले भी ये 2000 से 25,000 का जो फाइन था बेटा, उसकी जगह पे इन्होंने आज कर दी है पेनल्टी। समझिए, सो छोटा सा चेंज है बेटा इसके अंदर, और कुछ खास चेंजेस नहीं है, मतलब कि फाइन की जगह पे पेनल्टी कर दी है बेटा। ऐसे दो सेक्शंस, एक सेक्शन और भी मैंने आगे आपको पढ़ा है बेटा, कि जहां पे फाइन की जगह पे आपको सिर्फ पेनल्टी देखने को मिलेगी। बट यस मैंने उसका डिफरेंस बताया बेटा, फाइन कंपाउंड हो सकता था, अभी पेनल्टी कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 13 के अंदर भी सिमिलर चेंज था बेटा, और ऐसा ही चेंज आपको सेक्शन 25 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर आपने फ्रॉड किया, तो वहां पे जो नाम है ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बेटा, वो हो जाएगी अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। समझिएगा सेक्शन 30। अभी यहाँ पे जो छोटा सा चेंज है बेटा वो ये है कि पहले अगर आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ करते थे, तो इफ यू कैन सी गाइस, वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन whom was knowingly but carried on with such intention, purpose, हाँ, जो एवरी पर्सन जो बेटा नोइंगली, समझना नोइंगली ये बिजनेस जो कर रहे थे, कैरी ऑन द बिजनेस इन दी मैनर, तो बेटा उनको 2 साल हम वहां पे मामा के घर भेजते थे, जेल भेजते थे बेटा, एंड 50,000 से 5 लाख का जुर्माना होता था, वो भी इन द फॉर्म ऑफ फाइन। नाउ देयर इज अ चेंज। अभी बेटा 2 साल मजा नहीं आता, 2 साल बहुत कम पड़ता है, राइट, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 2 साल बहुत कम है बेटा। अगर ये लोग इस तरीके से इन्वॉल्व है, तो यस इनको हम 5 साल तक, विच में एक्सटेंड टू 5 years, समझना, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years। सो जो बेटा पहले 2 साल का जेल हुआ करता था, वो उनको लगा कि बढ़ा के 5 साल कर दिया। राइट, एंड जो फाइन था बेटा, वो फाइन का फाइन ही रखा है।
राइट, विच में एक्सटेंड टू 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का वो ऐसे ही रखा है बेटा, शैल नॉट बी लेस देन 50,000। तो यस बेटा, ये 50,000 से लेके 5 लाख तक का आपको बेटा फाइन लग सकता है, 5 years प्लस दिस, प्लस बेटा। तो यस, 2 साल की जगह पे इन्होंने एक चेंज किया बेटा, ये बोल्ड करके आपकी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से इस अमेंडमेंट को प्रेजेंट किया, हर एक अमेंडमेंट को बेटा बोल्ड करके स्पेसिफाई किया है। सो यस, यहाँ पे आपको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ये मैक्सिमम 5 साल है बेटा, समझिए। विच में एक्सटेंड टू, मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है बेटा, जो 2 दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। सो यस, दिस इज द ओनली चेंज हियर। अभी मैं बात करूं बेटा सेक्शन 34 की, सेक्शन 34 जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते थे बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते थे बेटा। यस, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले हम मेंटेन करते थे सेक्शन 34 के तहत। अभी बेटा कानून ने बोला कि देखो, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एलएलपी जो मेंटेन करेगी बेटा, एलएलपी, राइट, तो इसने बोला कि यस, ये आपको एवरी ईयर के लिए मेंटेन करने का, आप चाहो तो उसको कैश बेसिस पे बना सकते हो। सी कंपनी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी में कंपलसरीली अक्रूवल बेसिस पे करना पड़ता है, मतलब के इवेंट हुई एंट्री दे देने का, भले ही आपने उधारी में गुड्स बेचा हो, तब भी पैसा नहीं आया है स्टिल आपको बेटा उसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ती थी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी, जिसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। समझिएगा जब कैश आएगा तो उसका अलग से हम एंट्री करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप कैश बेसिस पे करना चाहते हो कर सकते हो, अक्रूवल बेसिस पे करना चाहते हो तो अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम रहेगा बेटा, हम कोई पान के गल्ले वाले नहीं है कि हम सिर्फ एक साइड का ही हिसाब रखें, डबल डेबिट किया तो क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा, डबल एंट्री सिस्टम रहेगा। राइट एंड यस, ये सब कुछ बेटा हम मेंटेन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। राइट, तो ये सारी चीजें तो पहले भी हुआ करती थी बेटा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, समझिए, समझिए, दिस इज नॉट द रिवीजन सेशन। हाँ, तो ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था बेटा कि अक्रूवल बेसिस कैश बेसिस ये दोनों चीज अलाउड है, डबल एंट्री सिस्टम वहां पे होगा, एंड यस, ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पहले भी हुआ करती थी बेटा, ये सारे कंप्लायंसेस आपको वहां पे करने पड़ते थे। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी आपको 6 महीने के अंदर बनाना पड़ता था, एंड 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ता था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेड 6 मंथ्स। नाउ अभी बेटा, अगर आप ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करते हो, एनी एलएलपी which fails to comply with the provision of subsection 3, then such LLP, उसके designated partner shall be liable a penalty of ₹100 for each day during which such failure continue. So yes guys, यहाँ पे आपको 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लग सकती है इन केस ऑफ वायोलेशन। जो पहले बेटा, जो पहले यहाँ पे 25,000 से लेके 5 लाख तक हुआ करता था, इफ एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो वो पनिशेबल हुआ करता था बेटा फाइन के साथ, अभी फाइन नहीं रहा है। राइट, मैंने आपको ऑलरेडी उसका डिफरेंस बता दिया है। राइट, यहाँ पे आपको बेटा 100 रुपए पर डे का पेनल्टी लग सकता है, कमा क्या लग सकता है बेटा, पेनल्टी लग सकता है, 100 रुपए पर डे का पेनल्टी आपको वहां पे लग सकता है, 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी बेटा। राइट, देखिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपया ये बेटा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपी, मैक्सिमम 1 लाख रुपया बेटा। राइट, ये इससे ज्यादा नहीं रहेगा। एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4, तो उसके लिए भी बेटा पेनल्टी क्लॉज के अंदर वहां पे थोड़े से चेंजेस है। सच एलएलपी shall be liable with the fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees। वहां पे 25,000 से लेके बेटा, एलएलपी के लिए 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी, माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे उन्होंने मेंशन कर दी है। एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर जो वहां पे रहेंगे, राइट, डेजिग्नेटेड पार्टनर उनको बेटा 10,000 से लेके 1 लाख का जुर्माना वहां पे रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए बेटा 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इनके ऊपर रहेगा। ये कौन से सबसेक्शन आपने वायोलेशन किया, सबसेक्शन 1, 2 एंड 4। तो सबसेक्शन 4 अगर हम बात करें बेटा, कि जब एलएलपी ने
एलएलपी जो है बेटा इट शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड, राइट। अगर आपका 25 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर बढ़ जाता है, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट में गुस्ताखी की बेटा, दिस पेनल्टी इज फॉर यू। एलएलपी के लिए भी है, डीपी के लिए, सबके लिए सब कुछ है बेटा यहाँ पे, राइट। देखिए फिर बेटा यहाँ पे बोला सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 2 बेटा हुआ करता था कि एलएलपी को विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करना पड़ता था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। समझिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, सॉस। ये सॉस बेटा आपको 31 मार्च को आप ईयर कंप्लीट करते हो, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर तक, टू प्रिपेयर सॉस, टू प्रिपेयर सॉस। एंड उसके, अगर मैं आज आपको पूरा ही पढ़ा दूं, 30 डेज के अंदर अंदर आपको बेटा ये फाइल भी करना पड़ता था, मतलब कि लेटेस्ट बाय 30th of October यू हैव टू फाइल विद द आरओसी। अगर आपने इसमें डिले किया फाइल करने में, तो ठीक है, फाइल तो हो जाएगा बेटा, बट यस वायोलेशन होगा। 100 रुपीज पर डे का आपको पेनल्टी लग सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। बट यस 1 to 4 का अगर कंप्लायंस आपने नहीं किया, 1 to 4 ये रहा 1, कि अगर आपने अक्रूवल बेसिस पे या कैश बेसिस पे मेंटेन नहीं किया, डबल एंट्री सिस्टम नहीं की है, रजिस्टर ऑफिस पे वो मेंटेन नहीं है, तो यस आपने 1 to 4 का वायोलेशन किया, ऐसा माना जाएगा बेटा, राइट। एंड यस आपको बेटा होगी सजाए, पेनल्टी। समझिएगा इस, राइट। जो पहले फाइन हुआ करता था, आज वो पेनल्टी हो गई है। उसके बाद बेटा सेक्शन 34A, न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन, न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन, सेक्शन 34A। समझिएगा, सेक्शन 34A ये बात करता है बेटा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, जो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गया। इसने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मे इन कंसल्टेशन विद, बिकॉज अभी तो बेटा आईसीएआई, द आईसीएआई, ये आईसीएआई बेटा अपनी इंस्टीट्यूट, राइट, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, तब देन वो फॉरवर्ड किया जाता है बेटा एनएफआरए को। एंड एनएफआरए उसका रिकमेंडेशंस देखती है, अपना खुद का रिकमेंडेशन ऐड करती है, उसको भेजा जाता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द एनएफआरए, जो सेक्शन 132 में एनएफआरए को बनाया है बेटा, वो प्रिस्क्राइब करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा प्रिस्क्राइब करेंगे, बट यस अपने आप से नहीं बेटा, इन कंसल्टेशन, किसका कंसल्टेशन, एनएफआरए का कंसल्टेशन लेके प्रिस्क्राइब करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, प्रिस्क्राइब करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। समझिए दोनों चीजें, ऑडिटिंग के लिए भी अकाउंटिंग के लिए भी। जो रिकमेंडेशंस वहां पे ऑलवेज बेटा इंस्टीट्यूट करेगा, आईसीएआई करेगा, आईसीएआई फॉर द क्लास ऑफ एलएलपी। सो यस गाइस ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है। ऐसा ही सेक्शन 133 बेटा कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी है, जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन उठा के यहाँ पे नए सेक्शन के नाम पे अंडर सेक्शन 34A इन्होंने डाल दिया है। सेक्शन 34A जो बात करता है बेटा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। देन उसके बाद बेटा एनुअल रिटर्न में सिर्फ फाइन एंड पेनल्टी के अंदर ही डिफरेंस है। पहले यहाँ पे फाइन हुआ करता था कि अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो 25,000 से 5 लाख का पेनल्टी एलएलपी के लिए। एंड एलएलपी अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, वहां पे बेटा 10,000 से 1 लाख का पेनल्टी हुआ करता था। नाउ अभी बेटा इन्होंने इसको चेंज किया कि अगर आपने इसकी गुस्ताखी की, देन यस सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर वो लायबल हो जाएंगे बेटा पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझिए ये दोनों चीज बेटा, जो ऊपर भी ऐसा सेम टू सेम वहां पे हुआ करता था बेटा, ऐसा ही पेनल्टी इन्होंने यहाँ पे आज प्रिस्क्राइब कर दिया है। सेम यहाँ पे भी सब्जेक्ट टू 1 लाख रुपीज बेटा, मैक्सिमम पेनल्टी जो हुआ करता था सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 रुपीज फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। वैसा ही बेटा सिमिलर सेम टू सेम, अगर आपने ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में वायोलेशन किया सेक्शन 34, उसका जो पेनल्टी है बेटा ऐसा ही सेम टू सेम पेनल्टी एनुअल रिटर्न के अंदर भी। सो फॉर्म 8 फॉर्म 11 ये दोनों फॉर्म्स के लिए बेटा अगर आपने गुस्ताखी कर ली, सेम एज सेक्शन 34 न्यू वाला, हाँ। सो यस ये पेनल्टी बेटा सेम टू सेम रहेगी, 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख फॉर एलएलपी, 50,000 मैक्सिमम रहेगा बेटा फॉर फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझिएगा इस। सो यस गाइस यहाँ तक कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे वो सब के अमेंडमेंट्स हमने देखे। अभी बेटा न्यूली इंसर्टेड कुछ 3-4 सेक्शंस है जिसको अपन शॉर्ट में देख लेंगे, राइट। समझिए गाइस
एंड यस, तीन चार सेक्शन से बेटा न्यूली इंसर्टेड है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बेटा बारी बारी समझा दूंगा। जिसमें सबसे पहला इन्होंने बताया है बेटा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी के लिए स्पीडी ट्रायल क्यों? बिकॉज अपनी जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स होती है बेटा, राइट, कि जिसके अंदर तो हर एक मैटर के लिए कोई भी पर्सन जाता है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप की कोर्ट रहेगी कि जिसमें सिर्फ एलएलपी के ही केसेस डिस्कस होंगे। स्पीडी ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है बेटा स्पीडी जजमेंट। समझना, ये स्पीडी जजमेंट आ जाए इसीलिए ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास पावर ले लिया, ऐड किया नया सेक्शन 67A। और इन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के जरिए ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज मे बी नेसेसरी, एज में भी नेसेसरी, एरिया वाइज भी वो कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे बेटा, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे स्पीडी जजमेंट के लिए, समझना गाइस, ये जो भी चीज वो कर रहे हैं वो स्पीडी जजमेंट के लिए कर रहे हैं। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश, में एस्टैब्लिश व्हाट स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट वो वहां पे डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी स्पेशल कोर्ट रहेंगे बेटा, नई जो स्पेशल कोर्ट आएगी, द स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट अ सिंगल जज होल्डिंग एज अ सेशन जज, और वी कैन से एडिशनल सेशन जज। समझा, स्पेशल कोर्ट के अंदर बेटा रहेगा कौन? तो बेटा एक तो रहेगा सिंगल जज रहेंगे, एक ही जज रहेंगे, जिनको हम जिनको हम डेजिग्नेट क्या करेंगे, तो हम सिंगल जज जो रहेंगे बेटा एज सेशन जज रहेंगे, या फिर वो बेटा एडिशनल जज भी हो सकते हैं, एडिशनल जज भी हो सकते हैं इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। ओ वाह, अगर आपने बेटा ये जो रहेंगे ना बेटा, आपने ऑफेंस ऐसा किया है जिसके लिए 3 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है बेटा, पनिशेबल अंडर दीज एक्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years। बेटा समझिए, इम्प्रिजनमेंट जो है आपका उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, इम्प्रिजनमेंट अगर 3 साल है या उससे ज्यादा, तो बेटा आपको सीधा चले जाने का ये ये स्पेशल कोर्ट के पास, जो स्पेशल कोर्ट में सिंगल जज रहेंगे, जिनको एज अ सेशन जज या एडिशनल जज अपॉइंट किया जाएगा। समझने का इस, या फिर बेटा आपको बेच सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास, आपको हम बेचेंगे बेटा मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास। समझिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर इसकी हम बात करें, तो ये जो आपका बेटा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट साहब है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बेटा ऑफ अ फर्स्ट क्लास, या फिर बेटा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट, फर्स्ट क्लास वाले। सो यस, हु शैल बी अपॉइंटेड इन द केस ऑफ अदर ऑफेंस, मतलब कि ऑब्वियसली 3 साल या उससे ज्यादा होगा, तो हम तो मतलब अगर लेस देन 3 years होगा, सी 3 साल या उससे ज्यादा है बेटा, तो हम सिंगल जज वाली जो बेंच होगी, राइट, जो स्पेशल कोर्ट होगा बेटा, स्पेशल कोर्ट दोनों के दोनों स्पेशल कोर्ट है, बट यहाँ पे वो सेशन जज है बेटा, राइट, या फिर वो एडिशनल जज है। बट अगर वो जज वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है बेटा, तो यस डेफिनेटली अगर वो इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years का है, तो कुछ इस हिसाब से रहेगा, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस बेटा, इन सबको अपॉइंट करेगा, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के जो सबसे बड़े जज होंगे बेटा, बिकॉज कोई एक हाई कोर्ट में एक ही जज नहीं होता है, एक से ज्यादा जज होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़े जज होते हैं उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के बेटा, जिसको चीफ जस्टिस बोला जाता है। सो यस, इन लोग की अपॉइंटमेंट जो होगी बेटा, इन लोग की जो अपॉइंटमेंट होगी शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इन कंसल्टेशन विथ इन कंकरेंस, देखो ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। समझिएगा, बट यस, इसको करने में तो टाइम लग सकता है सर। हाँ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पीडी जजमेंट के लिए हम ऐसा करेंगे,
स्पीडी जजमेंट के लिए हम ऐसा करेंगे, समझना। बट ये बेटा ऐसा थोड़ी ना है कि आज चालू किया और कल खत्म हो गया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट, सिंगल जज वहां पे रहेंगे एज अ सेशन जज और एडिशनल जज। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेटा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अगर आपका इम्प्रिजनमेंट क्या है बेटा लेस देन 3 इयर्स का है तो इनके पास जाओ, एमएम या जेएम के पास जाओ, या फिर बेटा आप एजे और एसजे दैट इज सेशन जज एंड एडिशनल जज के पास जाओ, अगर आपका इम्प्रिजनमेंट 3 साल या उससे ज्यादा का गुस्ताखी आपने किया है। समझिएगा इस ना, कानून ने बोला कि अगर जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट हो नहीं जाता, प्रोवाइडेड दैट अंटिल द स्पेशल कोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड और एस्टेब्लिश, तो जो भी कोर्ट इन्होंने डेजिग्नेट की है कंपनीज एक्ट के अंदर, ओ वाह, दैट इज एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एसओ, वो डीम्ड स्पेशल कोर्ट मानी जाएगी और वहां पे ये सारे ट्रायल ऑफ ऑफेंस हो सकते हैं। समझिएगा जो भी स्पेशल कोर्ट, हाँ, अनटिल, जब तक बेटा इनके लिए हम स्पेशल नहीं बन जाता, अनटिल स्पेशल कोर्ट आर डेजिग्नेटेड एज अबव, अनटिल स्पेशल कोर्ट आर डेजिग्नेटेड, समझना गाइस, अनटिल स्पेशल कोर्ट्स are designated as above, एज अबोव, जब तक बेटा ये ऊपर जो लिखा मैंने उस हिसाब से स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाती तक, जो स्पेशल कोर्ट बेटा बनवाई है, जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट फॉर कंपनीज एक्ट वायोलेशन, देखो ना बेटा, स्पेशल कोर्ट है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 435 फॉर कंपनीज, वो बेटा स्पेशल कोर्ट हो जाएगी, शेल बी डीम्ड स्पेशल कोर्ट फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यही बेटा वही का वही स्पेशल कोड एलएलपी के लिए काम करेगा, देखिए ना गाइस। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बेटा को, ये वहां पे अगर आप कोई बड़े बड़े वायोलेशंस करते हो, लाइक किसी का खून कर दिया, रेप कर दिया, राइट, या आपने कुछ और कर दिया बेटा, देखो ना, तो किसी ने भी बेटा, आपने मतलब किसी ने भी, राइट, तो यस, सीआरपीसी के अंदर बेटा उसकी सारी प्रोविजंस लिखी हुई है बिकॉज ये सारी क्रिमिनल चीज आपने की है। सो एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दीज एक्ट which which is triable by special court until a special court is established, be tried by a court of session or the judge of metropolitan magistrate, judicial magistrate of the first class, right? तो यस डेफिनेटली वो बेटा जो भी जुरिस्डिक्शन उस केस के अंदर आता होगा वही वाले यहाँ पे कंसीडर करेंगे। प्रोसीजर्स वहां पे दिया हुआ बेटा, आपको पावर्स दे रखा है, स्पेशल कोर्ट जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगा, सो नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सीआरपीसी, सारे के सारे ऑफेंस जो रहेंगे बेटा 67(1)(a)(1) के हिसाब से, इट शैल बी ट्रायबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, जो भी स्पेशल कोर्ट बेटा एस्टेब्लिश हुई होगी विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज सिचुएटेड, मतलब सपोज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, तो गुजरात के लिए जो भी अलोकेबल स्पेशल कोर्ट होगी बेटा, राइट, वो स्पेशल कोर्ट के अंदर ये ऑफेंस वगैरह वहां पे चलेगा। एंड जहां पे एक से ज्यादा, टू विच द ऑफेंस इज कमिटेड, और वेर, अगर सर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट होगा उस एरिया के लिए, तो उस केस के अंदर बाय वन ऑफ देम एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। अगर एक ही होगा उस एरिया के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सपोज एक से ज्यादा है तो यस बेटा हाई कोर्ट वहां पे स्पेसिफाई करेगा। दूसरी बात, वाइल ट्राइंग द ऑफेंस, मतलब जहां पे आपका केस चल रहा है अंडर दीज एक्ट, अ स्पेशल कोर्ट में आल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस अंडर दीज एक्ट। ऐसा नहीं कि फिर उनको बेटा एक ही एलएलपी के एक्ट के लिए ही हम बनाएंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो यस किसी दूसरे एक्ट के अंडर भी हम उनको बोल सकते हैं कि भैया आपको ये ऑफेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा और उसके लिए भी जजमेंट देना पड़ेगा, विथ विच द अक्यूज में अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 बी चार्ज एट द सेम ट्रायल। तीसरी बात, नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन, समझना गाइस, कहीं पे कुछ भी लिखा हो बेटा, ये जो कोर्ट बनेगी, द स्पेशल कोर्ट, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको समरी वे में कोई ऑफेंस करना है, मतलब स्पीडी जजमेंट लाने के लिए बेटा समरी ट्रायल होता है, तो यस वो कर सकते हैं, वो वो सारे ऑफेंस के लिए विच इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। सो यस, अप टू 3 इयर्स अगर इम्प्रिजनमेंट है, अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, तो उसके लिए आप बेटा अगर पूरी लंबी लंबी प्रोसेस न फॉलो करते हुए अगर समरी ट्रायल करना चाहते हो तो समरी ट्रायल अलाउड है स्पीडी जजमेंट के लिए बेटा।
अगर उस केस के अंदर आपने कुछ भी कन्विक्शन किया, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, सो कोई भी वहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर शेल बी पास इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन। अगर कुछ भी कन्विक्शन आप वहां पे कुछ भी पकड़े, वहां पे किसी को पकड़ते हो बेटा, उसका केस चलता है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, हाँ 1 साल से ज्यादा की जेल बेटा आप उनको नहीं दे सकते, मैक्सिमम 1 साल, प्रोवाइडेड फर्दर दैट when at commencement when at the commencement of or in the course of summary trial, अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगे, स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगे, it appears to the special court that the nature of the case is such that the sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed, or that is for any other reason it is undesirable to try the case summarily। उसको बेटा पहले चालू तो कर दिया, फिर ऐसा लगा बॉस यहाँ पे तो 1 साल के अंदर अब सजा नहीं दे सकते, ये इसका ऑफेंस तो बहुत बड़ा है, 1 साल से ज्यादा सजा देनी है, या फिर उनको ऐसा लगे कि भैया इट इज अनडिजायरेबल कि आप समरी वे में इस केस को खत्म करो, तो स्पेशल कोर्ट शैल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, पार्टी को सुनेगा बेटा, एंड record an order that effect thereafter recall any witness who may have been examined, proceed to hear for rehear in case of procedural, and बेटा वो उसको रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर देगा। ओह वाह, अगर उनको ऐसा लगता है कि देखो ना बेटा, स्टार्टेड द केस विथ समरी ट्रायल, केस चालू कर दिया था बेटा समरी ट्रायल से, हाउएवर इफ द स्पेशल कोर्ट deems fit, then may convert it, may convert it to a regular trial। ये बेटा न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन है बेटा, समझिएगा इस जो वहां पे ऐड किया गया है बेटा, स्पेशल कोर्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है देखो भाई अपने पास पावर है, वी कैन एस्टेब्लिश अ स्पेशल कोर्ट, पावर है, देखिएगा इस, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने एलएलपी के किसी भी सेक्शन का वायोलेशन किया जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल या उससे ज्यादा है, यस आपको जाना है, एक सिंगल जज का हमने बेंच बनाया है जिसमें सेशन जज होंगे या फिर एडिशनल जज होंगे, वो वहां पे ट्रायल करेंगे। बट अगर आपने एलएलपी के किसी सेक्शन का वायोलेशन किया है जिसमें सजा 3 साल से कम है, देन यस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है बेटा, जिसको अपॉइंट किया है, राइट, विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे आपको जाना है। बट यस उसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी कि जब तक ये स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाता तब तक जो कंपनीज के लिए स्पेशल कोर्ट है बेटा, वही स्पेशल कोर्ट के अंदर जजमेंट दिया जाएगा एलएलपी का, समझिएगा इस। फिर अप टू 3 इयर्स जहां पे भी इम्प्रिजनमेंट है बेटा, अप टू 3 इयर्स जहां पे भी इम्प्रिजनमेंट है वहां पे उन्होंने अलाउ किया कि आप शॉर्टकट वाला ट्रायल कर सकते हो, दैट इज व्हाट समरी ट्रायल। बट यस ऐसा जरूरी नहीं कि आपने समरी ट्रायल से केस चालू किया है तो आपको समरी ट्रायल में ही खत्म करना है उनको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज समरी ट्रायल में समझिए बच्चों, समरी ट्रायल में मैक्सिमम आपको जो सजा हो सकती है वो 1 साल की हो सकती है। इन केस ऑफ समरी ट्रायल आपको बेटा जो सजा हो सकती है वो मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। सर ये 1 ईयर और 3 ईयर वाला समझ में नहीं आया, देख बेटा 3 साल से कम के लिए होगा उसके लिए ही समरी ट्रायल पॉसिबल है, और उसमें तो सपोज किसी एलएलपी के वायोलेशन में 2 साल की सजा लिखी है तो उस केस के अंदर समरी ट्रायल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, जो भी समरी ट्रायल होगा वो समरी ट्रायल में मैक्सिमम तेरे को जो सजा मिलेगी ना, मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट ही तेरे को मिलेगा एज अ जजमेंट, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करना, हाँ इतना ही बेटा, आपको 1 साल ही रखना है। बट अगर समरी ट्रायल जैसे ही चालू किया और जज को ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार ये तो यार गुस्ताखी कर ली, इसने गुनाह किया है, बड़ा वाला गुनाह है, 1 साल के अंदर हम सजा नहीं दे सकते, इसको ज्यादा सजा देनी है, कोई बात नहीं, हम इस समरी ट्रायल को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर ट्रायल के अंदर, समझिए दिस इज व्हाट द कंप्लीट सेक्शन 67 बी, जो प्रोसीजर है बेटा, पावर्स है स्पेशल कोर्ट के, राइट, जो वहां पे इन्होंने न्यूली इंसर्ट किए हैं। अभी उसके बाद बेटा नया सेक्शन 67 सी, जो बात करता है कि आप ये जो भी जजमेंट आया बेटा उसका अपील करना चाहते हो, उसका रिवीजन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो।
अपील एंड रिवीजन बेटा, देखिए द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज मे बी एप्लीकेबल ऑल दी पावर, जो बेटा चैप्टर नंबर, जो बेटा आपको ये तीनों चैप्टर 29 है, एक एक चैप्टर 30 है बेटा, जो सीआरपीसी के अंदर दे रखे हैं चैप्टर नंबर 29 एंड 30। सो यस, यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज ऑल द पावर्स conferred by the chapter number 29, chapter number 30 of the Criminal Procedure 1973 on a High Court as if the special court within the local limit of the jurisdiction of the High Court were of the sessions trying cases within the local limit of the jurisdiction of the High Court। समझिएगा। यस गाइस, सो आप अपील कर सकते हो, समझिए गाइस, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ये अपील कब आता है बेटा, वेन एवर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट इवन बाय एनी अथॉरिटी, आपको अपील करना है, राइट। सो यस, अपील के केस में बेटा हाई कोर्ट को वहां पे बोला गया कि हाई कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर, जो बेटा ऑलरेडी देयर इज अ कोड सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए चलता है। तो अभी उसके अंदर बेटा बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें ये चैप्टर 29 एंड चैप्टर 30 की ये बात करता है, राइट। सो यस, जैसे कि ये स्पेशल कोर्ट है बेटा, तो उसने बोला कि जो पावर चैप्टर 29 एंड 30 के अंदर सीआरपीसी के अंदर दे रखे हैं, राइट, ऑन अ हाई कोर्ट एज इफ अ स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो यस, ये स्पेशल कोर्ट बेटा हाई कोर्ट के जो ये पावर्स है बेटा उसको इस्तेमाल कर सकता है, जो चैप्टर नंबर 29 एंड चैप्टर नंबर 30 में दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस बेटा इनका रहेगा, राइट, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस इनके पास इस चीज का पावर है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर एंड डिस्चार्जिंग सच फंक्शंस। यहाँ पे इसने बोला कि यस, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सरसाइजिंग सच पावर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस एज आर कन्फर्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा वहां पे इस चीज के लिए पावर बता सकता है। सो देखिएगा इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपका कहाँ कहाँ पे रहेगा। सो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर discharging the functions जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है by और under the act under the rules thereunder for the purpose of registration, for the purpose of किस चीज के लिए बेटा देखो ना, for the purpose of registration of LLP under these act the central government shall establish such number of registration offices at such places। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा डेफिनेटली, बिकॉज एलएलपी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ऑफिसेस तो चाहिए ना, एज इट में थिंग्स फिट फॉर दिस पर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बेटा आरओसी को ओपन कर सकता है, एडिशनल रजिस्ट्रार को ओपन कर सकता है, जॉइंट आरओसी को, डेप्यूटी आरओसी को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बेटा। एंड ऑलरेडी यस, जो एग्जिस्टिंग आरओसी है बेटा वो ये सारा काम काज करती है, राइट। बट यस, अगर उनको ऐसा लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा ये नए ऑफिस बना सकते हैं इन चीज के लिए। देखिएगा इस कि जिसमें सिर्फ एलएलपी को, पहले क्या हुआ करता था कि एलएलपी के नंबर्स कम हुआ करते थे, अभी बेटा दिन ब दिन एलएलपी बढ़ती जा रही है। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि इनके लिए स्पेसिफिक रजिस्ट्रार्स इनको रखने हैं तो डेफिनेटली वो वहां पे रख सकते हैं। ये जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज रहेंगे बेटा रजिस्ट्रार्स के, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। Central government may direct the registrar to prepare a seal or seals for the authentication of documents required। तो यस बेटा वो लोग वो सील लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आप इस हिसाब से सील प्रिपेयर कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कीजिए, साइन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशू कीजिए। तो वो सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट। एडिशनल फीस बेटा आप कोई भी चीज पहले अगर फाइल नहीं करते थे या लेट फाइल करते तो एलएलपी के अंदर बेटा 100 रुपीज फॉर एवरी डे का एडिशनल फीस लगता था। दिस इज नॉट पेनल्टी बेटा, दिस इज एडिशनल फीस। सपोज आपको कोई फॉर्म फाइल करना है बेटा एलएलपी के अंदर और आपने टाइम पे फाइल नहीं किया, 1 महीने के बाद फाइल किया, कोई बात नहीं, आप फाइल कर सकते थे बेटा, बट 30 डेज का डिले अगर आपने किया है, कोई भी फॉर्म था बेटा, 30 डेज का 100 रुपीज के हिसाब से आपको 3000 रुपए का एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा। ओ वाह, समझिएगा इस, अभी कानून ने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उसके लिए बेटा यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, समझिए। जो एडिशनल फीस आपको 100 रुपीज पर डे की लगती थी, नाउ दे हैव मेड चेंजेस इन दिस, एंड इन्होंने बोला कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या रिटर्न अगर जो आपको फाइल करना चाहिए था और वो आप फाइल इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द टाइम प्रोवाइडेड, सो यस आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो आफ्टर दैट टाइम, वायोलेशन तो होगा ही, बट यस ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अभी बेटा उन्होंने 100 रुपीज पर डे निकाल दिया है और छोटा छोटा स्टेप बना दिया है पेनल्टीज के अंदर, ये पेनल्टीज वहां पे डिफाइन की गई है, एंड यस वो रूल्स के अंदर मेंशन भी की गई है बेटा, बट यस वो आपको एलएलपी एज ऑफ नाउ फाउंडेशन लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं है। यस गाइस, दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बेटा, सो यस डेफिनेटली यू कैन पिंग मी, you can ping me on CS Sachin Thakkar
@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप पिंग कर सकते हो बेटा, आई कैन सेंड यू दिस नोट्स। और एल्स बेटा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर इफ यू नीड पीडीएफ, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वगैरह, राइट। इफ यू नीड दिस पीडीएफ बेटा, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ठीक है। एंड एक छोटा सा अमेंडमेंट बेटा, एक छोटा सा अमेंडमेंट स्मॉल कंपनी के अंदर भी है। कंपनी लॉ की डेफिनेशन बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 85। जो पहले लिमिट बेटा, पहले लिमिट एक्चुअली ऐसा हुआ करता था कि हम किसको बोलते थे बेटा, स्मॉल कंपनी। सो यस, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, a company other than public company having minimum paid up capital, minimum, oh not exceeding, अगर उसका paid up capital not exceeding, not more than, not more than, हाँ समझना guys, 2 करोड़ लिमिट हुआ करता था। एंड टर्न ओवर, टर्न ओवर, टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़ हुआ करता था बेटा। अभी कानून ने बोला कि भैया यार ये अभी थोड़ा सा लिमिट बढ़ा देते हैं इसको, राइट। सो ऑलरेडी उनके पास तो पावर था ही बेटा, वो 10 करोड़ तक एंड 100 करोड़ तक तो वो लेके जा ही सकते थे। सो यस बेटा, इसके अंदर अमेंडमेंट है, ये 2 करोड़ का लिमिट इन्होंने सितंबर 22 में बढ़ा के 4 करोड़ कर दिया है। ये 20 करोड़ का लिमिट उन्होंने बढ़ा के 40 करोड़ कर दिया है बेटा। सो 2 20 की जगह पे आप 440 याद रखेंगे, समझना गाइस। ये स्मॉल कंपनी के लिए, मतलब कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट है, एंड दिस इज नॉट दी एलएलपी। एलएलपी के अंदर तो बेटा स्मॉल एलएलपी उन्होंने इंसर्ट ही कर दी है, समझना। नया ही डेफिनेशन उन्होंने वहां पे बना दिया है बेटा स्मॉल एलएलपी के लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, समझिएगा। स्मॉल एलएलपी के लिए तो उन्होंने नया ही डेफिनेशन बना दिया है। सी दिस, हियर इट इज, स्मॉल एलएलपी, टूटा, सेक्शन 2 क्लॉज टा ऑफ एलएलपी एक्ट बेटा। इसमें 25 लाख 40 लाख का लिमिट है बेटा, और वहां पे 4 करोड़ 40 करोड़ का लिमिट। वहां पे पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल जैसे ही बेटा कंट्रीब्यूशन होता है, जो कंट्रीब्यूशन पार्टनर करता है, वहां पे टर्नओवर है, यहाँ पे भी टर्नओवर है। उसका 2 क्लॉज 85 है, यहाँ पे बेटा टूटा है, स्मॉल एलएलपी में टूटा है आज। यस गाइस, सो दिस इज ऑल फाइंडिंग ऑफ सचिन ठक्कर, एंड यस दिस इज द प्रोविजन फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। काफी सारे चेंजेस है बेटा इसके अंदर, ठीक है। यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कांटेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, or you can email me your doubt. Definitely I will try my best. Wish you all the best. Thank you so much guys.